आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि एमडी कैट में जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में हमने आज डिस्कस करना है कि जो एमसीक्यूज़ जो एमडी कैट में बार बार दोहराए जाते हैं, एमसीक्यूज़ जो हर बार एमडी कैट के टेस्ट में आ जाते हैं तकरीबन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमडी कैट का क्या मतलब है। एम से है मेडिकल, एंड डी से डेंटल, सी से कॉलेज और ए से एडमिशन टेस्ट। एम से मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। एमडी कैट का मतलब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहला एमसीक्यू। वो कहता है, पहला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल रिएक्शन आर ऑफ ऑर्डर। कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं, दोज रिएक्शंस विच इज independent to the initial concentration of the reactant। ये कहलाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोज रिएक्शन वो रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट जो इन्हसार नहीं करते, टू द इनिशियल कंसंट्रेशन इब्तदाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की इब्तदाई कंसंट्रेशन पर इन्हसार नहीं करते, या रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उस पर इन्हसार नहीं करते, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट है वो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि और वाटर है, और ये रिएक्शन होता है लाइट की मौजूदगी में, यानी कि सन लाइट की मौजूदगी में, और जो प्रोडक्ट बनता है वो है C6H12O6, यानी कि C6H12 और O6। और ये रिएक्शन होता है दिन के टाइम, यानी कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम। और जब नाइट होती है यानी कि रात होती है, तो तब CO2 भी पौधे के पास होता है, वाटर भी होता है, लेकिन पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, नो रिएक्शन। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास लाइट नहीं होती उस वक़्त। तो रिएक्टेंट तो दोनों ही पूरे हैं, लेकिन रिएक्शन फिर भी नहीं हो रहा। तो ये है इसकी डेफिनेशन, दोज रिएक्शन विच इज़ इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर इन्हसार नहीं करते, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। इसी तरह एंजाइम कैटालाइज्ड जो रिएक्शन हैं वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दो मिसालें हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हैं वो हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने आपको मिसाल से समझाया, और एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह है, जब हम कोई फूड खाते हैं तो उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है। फ़र्ज़ कर लें हमने गोश्त खाया है, और गोश्त खाने पर हमारे स्टमक में एक पेप्सिनोजिन पैदा होता है, और पेप्सिनोजिन हमारे गोश्त को डाइजेस्ट कर देता है। अगर गोश्त और हमें उस गोश्त से एनर्जी हासिल होती है। अगर हमने गोश्त खाया और पेप्सिनोजिन जो है वो नहीं रिलीज़ हुआ, तो गोश्त एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इस तरह हमें बदहज़मी हो जाएगी, यानी कि वो गोश्त हज़म नहीं होगा। तो उस वक़्त हमारे पास गोश्त भी है लेकिन प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता,
वो यानी कि एनर्जी में तब्दील नहीं होता। इस तरह ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। इस तरह फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा है विच वन ऑफ द एसिड एग्जिस्ट इन ज़्विटर आयन फॉर्म। कौन सा एसिड है जो ज़्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ज़्विटर आयन बना देता है। ऑक्सैलिक एसिड, अमाइनो एसिड, सक्सिनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दुरुस्त ऑप्शन है अमाइनो एसिड। वो किस तरह है डियर स्टूडेंट, मैं वो भी आपको समझाता हूँ कि जब टाटोमरिज्म है एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एक किस्म, और इसकी डेफिनेशन ये होती है द आइसोमरिज्म अकर ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। एक मॉलिक्यूल में ही एक एटम से दूसरे एटम पर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाना, इसको हम कहते हैं टाटोमरिज्म। यही फिनोमेना होता है अमाइनो एसिड में, यानी कि अमाइनो एसिड का होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह, कार्बन, ऊपर इसके हमने लगा लिया अमाइनो ग्रुप, इधर हमने लगा लिया COOH, और इधर हमने लगा लिया कोई भी अल्काइल चेन, अल्काइल ग्रुप, तो इधर हाइड्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी होती है 3, तो इसने बॉन्ड बनाए हुए 2 हाइड्रोजन के पास साथ, तो एक इसकी वैलेंसी है एक्सपोज। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। तो यानी कि मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो एटम हैं उनके अंदर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा NH3, यहाँ पे 2 थे, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो 3 प्लस इधर COO, इधर माइनस आ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन निकला है, और उधर R, उसी तरह हाइड्रोजन नीचे, और इसको हम कहते हैं ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन, तो ये कौन ज़्विटर आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये अमाइनो एसिड। तो दुरुस्त ऑप्शन अमाइनो एसिड है। इसी तरह हाउ मनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2.1 मोल ऑफ CO2। वो कहता है कि 2 यानी कि 2.1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के। तो मोल से मॉलिक्यूल फाइंड हम इस तरह कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एवोगैड्रो के मुताबिक 1 मोल में 6.02 ज़रब 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के 2.1 मोल्स हैं तो इन 2.1 मोल्स को एवोगैड्रोज नंबर के साथ ज़रब दे दो। तो इस तरह इनके जो 2.1 कार्बन डाइऑक्साइड है इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 2.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको साथ ज़रब देने से ये जवाब आएगा, जवाब कुछ 24 मॉलिक्यूल्स। जब इस 2.1 को एवोगैड्रोज नंबर के साथ ज़रब देंगे तो ये आएगा 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 यानी कि 24 मॉलिक्यूल्स। इस तरह हम मोल से मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं। मोल है बराबर होते हैं एवोगैड्रोज नंबर के बराबर, यानी कि 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रोज नंबर के, और हमने 2.1 मोल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हमने 2.1 मोल को एवोगैड्रोज नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई। तो हम करेक्ट आंसर इसमें ये है 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ये है करेक्ट आंसर, ना ये है ना ये है ना ये है। इसी तरह वो कहता है द ओरिजिनल सोर्स ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का जो ओरिजिनल सोर्स है वो हमेशा सन होता है, यानी कि इब्तदाई सोर्स हमेशा सन होता है, सूरज होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा
5वां MCQs है वो है न्यू पेंटाइल हलाइड इज, कि न्यू पेंटाइल हलाइड है। तो डियर स्टूडेंट, न्यू पेंटाइल हलाइड जो है इसका कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला वो पूछता है। न्यू पेंटाइल हलाइड इज टर्शरी अल्काइल हलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, प्राइमरी अल्काइल हलाइड या कोई भी नहीं, नन। तो इस तरह यानी कि न्यू पेंटाइल हलाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। कार्बन ऊपर CH3, इधर भी CH3, इधर CH2 और इसके साथ एक लगा है, हमने फर्ज करें क्लोरीन लगा दिया और नीचे भी CH3। ये है न्यू पेंटाइल हलाइड, पेंटाइल हलाइड, ये है न्यू पेंटाइल हलाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हमने प्राइमरी अल्काइल हलाइड दोज अल्काइल हलाइड इन विच जिसमें द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू दोज कार्बन एटम, ये जो फंक्शनल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है हलाइड हैलोजन अटैच टू दोज कार्बन, उस कार्बन से जुड़ा हो। प्राइमरी अल्काइल हलाइड की मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। प्राइमरी अल्काइल हलाइड दोज अल्काइल हलाइड इन विच जिसमें द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू दोज कार्बन एटम, उस कार्बन एटम से जुड़ा हो, विच इज फर्दर अटैच टू वन और नो कार्बन एटम, जो आगे एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन एटम के साथ ना जुड़ा हो। तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड यानी कि ये कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है, वो तो ये कार्बन है तीन कार्बन के साथ जुड़ी हुई, लेकिन ये कार्बन तो सिर्फ इसी कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये है प्राइमरी अल्काइल हलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हलाइड की डेफिनेशन ये होती है दोज अल्काइल हलाइड इन विच जिसमें द फंक्शनल ग्रुप क्या है हैलोजन, इज अटैच टू दोज कार्बन एटम, उस कार्बन एटम से जुड़ा हो जो फर्दर अटैच हो टू कार्बन एटम के साथ, वो कार्बन के साथ जुड़ा हो जो कार्बन आगे दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो। अगर ये कार्बन दो कार्बन एटम के साथ जुड़ी होती तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हलाइड। अगर यही कार्बन इसी तरह एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन, तो इसको हम कहते हैं टर्शरी अल्काइल हलाइड। तो न्यू पेंटाइल है प्राइमरी अल्काइल हलाइड, प्राइमरी अल्काइल हलाइड क्या है? प्राइमरी अल्काइल हलाइड। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑटोनोमिक डिजीज के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हैं? डियर स्टूडेंट, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक तो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो इस ब्रेन और न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होती हैं मोटर न्यूरॉन्स, वो एक और सर्किट बनाती हैं या सिस्टम बनाती हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जिस तरह स्टमक डाइजेशन कर रहा है, हार्ट बीट हो रही है और इस तरह हम सांस ले रहे हैं, ये हैं, इनको कंट्रोल करता है। तो इनकी डिजीज़ स्किन या जॉइंट के ज़रिए और मसल के ज़रिए होती हैं। इस तरह इसमें स्किन भी आ सकती हैं, जॉइंट्स भी आ सकते हैं, मसल भी आ सकते हैं। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हैं। वो सवाल क्या पूछता है? मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑटोनोमिक डिजीज़, ऑटोनोमिक डिजीज़ के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? इसमें स्किन भी आ सकता है, जॉइंट्स भी, मसल भी, तीनों ही हैं। तो हम करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे ए एंड बी। द लिविंग सिस्टम वर्क इन हीट कंडीशन, हीट कंडीशन में वो लिविंग सिस्टम जो काम करता है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल सिस्टम। द वर्ल्ड प्रोटीन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, जरा वर्ल्ड प्रोटीन ये किहड़ी ज़बान तो अखज़ किया गया वा, तो वो है ग्रीक ज़बान से ये वर्ल्ड प्रोटीन निकला है। प्रेशर इज़ हाई एट अरोटा में, आर्टरीज में, आर्ट्रियूल्स में, तो कैपिलरीज में। डियर स्टूडेंट, हमारे हार्ट से दो बड़ी ब्लड वेसल्स निकलती हैं,
एक वो जो हमारे ब्लड से, हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, और दूसरी वो जो हमारे हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है। एक बड़ी जो ब्लड की तरफ लेके आती है, बड़ी जो ब्लड वेसल है, उसको कहते हैं हम वेन। वेन जो बड़ी वेन होती है, सबसे बड़ी वेन जो हार्ट से निकलती है, उसका नाम होता है उसका नाम होता है, जो बड़ी वेन होती है उसका नाम मुझे याद था, क्या था उसका नाम, उसका नाम होता है वीना कैवा। वीना कैवा। और जो सबसे बड़ी आर्टरीज यानी कि ब्लड वसल, जिससे आगे आर्टरीज निकलती हैं, आर्टरीयूल्स निकलती हैं, कैपिलरीज, और इसकी मोटाई, इसकी जो चौड़ाई होती है वो एक पाइप जितनी होती है, उसको हम कहते हैं अरोटा। और ये सबसे बड़ी आर्टरी है जो हमारे ब्लड से, हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, और इसी में सबसे ज़्यादा ब्लड होता है, और प्रेशर इज़ हाई एट अरोटा, और इसी में ही प्रेशर हाई होगा ब्लड का, ना आर्टरीज में, ना आर्टरीयूल्स में, ना कैपिलरीज में। कैपिलरी नहीं, कैपिलरी, पेपिलरी मसल एक्सटेंशन रिस्पॉन्सिबल फॉर, पेपिलरी मसल हमारा जो हार्ट है उसके वेंट्रिकल में पाए जाते हैं। तो हार्ट बाई कस्पिड कंट्रिक्शन भी करता है, ट्राइकस्पिड कंट्रिक्शन भी करता है, तो मिट्रल कंट्रिक्शन भी करता है, तो इसमें ऑल ही आएगा, ऑल। नंबर ऑफ कार्बन एटम करस्पॉन्डिंग टू कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल में कार्बन एटम की तादाद क्या होती है? तो कैरोसिन ऑयल में कार्बन एटम 12 होते हैं, 12। डियर स्टूडेंट, समझ आ गई आपको? 12, ना कि 15, ना 8, ना 30, इसमें 12 कार्बन नंबर होते हैं। द फार्मूला ऑफ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आपको टोरॉइड का पता होना चाहिए। ये टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह होता है, यानी कि ये एक सर्कल है, ये तो गलत हो गया, ये एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा। टोरॉइड में बेसिकली सबसे जो अहम है, अगर हम किसी सोलिनाइड को पकड़ें और इसके सोलिनाइड के सिरों को आपस में मिला दें, तो इसको हम कहते हैं टोरॉइड। यानी कि ये इसके गिर्द एक सोलिनाइड को लपेटा हुआ है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इसको कहते हैं हम टोरॉइड। और वो कहता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है। तो इसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करके बताऊँ तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बीच से ज़ाहिर करते हैं, और ये आता है म्यू नॉट NI ओवर 2πr। ये टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम एक सोलिनाइड को इसके, यानी कि ये सोलिनाइड इसके गिर्द लपेटा हुआ है, और इसका ये जो वो कहता है कि ये टोरॉइड है एक, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ये है, ये B = म्यू नॉट NI ओवर 2πr। तो करेक्ट आंसर क्या है? द फार्मूला ऑफ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज, इसका फार्मूला है म्यू नॉट NI, ये भी नहीं, म्यू नॉट NI ओवर 2πr, ये भी, ये जो है ये है करेक्ट आंसर इसका, और ना ये है और ना ये है। द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इंडिकेट दैट। हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को किन लफ्ज़ों से इंडिकेट कर सकते हैं? DOP से, यानी से D से डिग्री, O से ऑफ, P से पॉलीमराइजेशन, इससे भी नहीं, DPO से, इससे भी नहीं, तो हम इसको ज़ाहिर करते हैं DP से। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम DP से ज़ाहिर करते हैं। पॉलीमराइजेशन की तारीफ क्या है? वो ये है कि पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन
पॉलीमराइजेशन की तारीफ है, द नंबर ऑफ मोनोमर्स द नंबर ऑफ मोनोमर्स और रिपीटिंग यूनिट्स, द नंबर ऑफ पॉलीमर्स, द नंबर ऑफ मोनोमर्स और रिपीटिंग यूनिट्स in a polymer chain इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की तारीफ, द नंबर ऑफ मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर चेन। और इसको हम ज़ाहिर करते हैं डीपी मसावी एम डब्ल्यू ओवर एम नॉट। तो एम, ये जो एम है इसका मतलब है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, इसका मतलब है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। और ये एम नॉट है, इसका मतलब है एम नॉट का मतलब है द मॉलिक्यूलर वेट, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट, जो रिपीटिंग यूनिट है उसका मॉलिक्यूलर वेट है ये। इस तरह हम इसको डीपी से ज़ाहिर करते हैं। तो ना डीओपी से ज़ाहिर करेंगे, ना डीपीओ से, ना या नन है, ये इसको हम ज़ाहिर करते हैं डीपी से। ये है करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क इज, जो क्वार्क होती है उसकी जो अप वैल्यू होती है वो होती है, एक क्वार्क की जो अप वैल्यू होती है एक क्वार्क की अप वैल्यू है +2/3 और एक क्वार्क की डाउन वैल्यू जो है वो है -1/3। अगर हम ये जो 2 है इसके ऊपर -1 है, इस 2 में से -1 निकाल दे तो 1 आ जाएगा, नीचे वाले 3 और 3 जमा करें तो ये 6 आ जाएगा। ये है अप एंड डाउन क्वार्क की वैल्यू, यानी कि प्लस का 1 आएगा क्योंकि प्लस का 2 है। तो अप एंड डाउन क्वार्क की वैल्यू आएगी +1/6। तो ना ये है +1/6 माइनस ये भी नहीं है, +1/6 ये है, ना 0 है ना 1 है, ये है +1/6, हमने निकाल के भी मैंने आपको दिखाया। द मीथेन गैस कंसिस्ट ऑफ नेचुरल गैस, जो मीथेन गैस होती है इसमें नेचुरल गैस की मकदार कितनी होती है, तो वो होती है 85%, 85%। ये होती है एक मीथेन गैस में नेचुरल गैस की मकदार। तो वो अगला क्वेश्चन वो कहता है द क्वाइल इज रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वाइल जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, तो फिर जो करंट होगा द करंट विल बी लो, करंट कम होगा, द करंट विल बी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज्ड, द करंट विल बी इंक्रीज्ड, करंट बढ़ेगा, द करंट विल बी कॉन्टीन्यूसली चेंज, करंट कॉन्टीन्यूसली चेंज होगा, ऑल ऑफ दीज, या ये तमाम है। अगर एक कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, रोटेट करेगी, तो करंट कॉन्टीन्यूसली चेंज होगा, मुसलसल तब्दील होता रहेगा। आगे वो कहता है विच इज़ साइकिल्ड इन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ घूमती है, कौन सी चीज़ चक्कर निकालती है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में जो साइकिल बनता है वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, सारे साइकिल में एक ही इलेक्ट्रॉन साइकिल करता है, घूमता है। तो इसका जवाब ना तो NADPH होगा, ना ATP है, ना ऑल ऑफ दीज है, इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन है द पेप्टाइड इज इंडिकेट्स एज, द डाइपेप्टाइड इज इंडिकेट्स एज। हमने सुना है कि डाइपेप्टाइड जो होता है वो हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है,
जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो ना तो ये पॉली अमाइन बनेगा ना पॉलीएस्टर, तो पॉली अमाइड बनेगा। जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो पॉली अमाइड बनाते हैं। यानी कि डाईपेप्टाइड जो होते हैं ये पॉली अमाइड बनाएंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड डाईपेप्टाइड के जरिए जुड़ेंगे और ये पॉली अमाइड बना देंगे। ना ऑल ऑफ दीज है, इसका आंसर है पॉली अमाइड। अब इंग्लिश का एक सेंटेंस आ गया, आई आगे डैश है, इन द मॉर्निंग एवरी संडे। आई एम प्लेइंग आएगा, प्लेइंग आएगा अकेला, या प्लेड आएगा या प्ले, तो इसमें आएगा प्लेड। आई प्लेड इन द मॉर्निंग एवरी संडे। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन इज, इंसान की रेजिस्टेंस क्या है। एक इंसान की रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक चार्ज को एक करंट के खिलाफ मज़ाहमत, यानी कि रेजिस्टेंस, तो वो है 120 किलो ओहम। ना 120 मेगा ओहम है, ना 80 ओहम, ना 100 ओहम। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड फॉर्म्ड। तो ये है क्वेश्चन हमारा समझने वाला कि एक एल्डिहाइड, अगर हमने फ़र्ज़ करिए एग्जांपल ले ली CH3 की, तो C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा इसकी H, इसकी रिडक्शन कह रहा है। यानी कि यहाँ से वो कहता है कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दें, नहीं हाइड्रोजन को, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड फॉर्म्ड, यानी कि जो एल्डिहाइड है अगर हम उसकी रिडक्शन कर दें तो क्या बनेगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा H। अगर हम H2O के साथ फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करें तो ये जो H2 है ये चला जाएगा इसके पास और ऑक्सीजन चला जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, तो ये बन जाएगा CH3CH2। और ये जो O है, अगर हम दो वाटर के मॉलिक्यूल लें तो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे और एक OH लग जाएगा यहाँ पे और एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल प्लस वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो ये अल्कोहल बनेगा, वो भी प्राइमरी अल्कोहल। तो द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन को ऐड करने से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ना कि सेकेंडरी अल्कोहल, ना कीटोन, ना टर्शियरी अल्कोहल, बल्कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ यूज्ड इन यूरोटोपाइन। यूरोटोपाइन यानी कि यूरोटो को आपको समझ आ गई होगी कि यूरोटो हमेशा यूरिनरी सिस्टम से है कोई बात। तो यूरोटोपाइन का मतलब कि यूरोटोपाइन हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें उसकी कोई डिजीज़ है और उस डिजीज़ के लिए वो कहता है कि एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल होती है, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया के लैक्टोज, कौन सी चीज़ इस डिजीज़ के लिए यानी कि यूरोटोपाइन के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसका करेक्ट आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यूरोटोपाइन के लिए इस्तेमाल होती है। आगे वो कहता है फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का फंक्शनल फार्मूला ये है कि कीटोन के C डबल बॉन्ड O, इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप, ये है कीटोन का फार्मूला। और एल्डिहाइड का फार्मूला इस तरह होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर अल्काइल ग्रुप और इधर हमेशा हाइड्रोजन होगा। इसी तरह ये किसी भी कंपाउंड के ये जो फंक्शनल ग्रुप है एंड पे आता है और ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के दरमियान में आएगा। इथेन गैस, वो कहता है इथेन गैस रिएक्शन, इथेन गिव्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। यानी कि जब हम इथेन, ये है इथेन हमारे पास, पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इथेन गिव्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन देती है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देती है,
बोथ या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है इस तरह आएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर हम इसको, मैंने ये इसकी जगह पे कुछ और लगा देता हूँ, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH और एक एक हाइड्रोजन बच गया। यहाँ पे मैंने लगा दिया इसके क्लोरीन और इधर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन प्लस KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ जब ये रिएक्शन करेगी तो पोटाशियम यहाँ से ले जाएगी क्लोरीन को और OH ले जाएगी यहाँ से हाइड्रोजन को, और OH हाइड्रोजन को ले जाकर बना लेगी वाटर का मालिक्यूल और KOH Cl के साथ मिलकर बन जाएगा KCl प्लस ये जो है ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड इनके दरमियान, तो ये इथाइन बन जाएगा। तो ये है एक, यहाँ से हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है क्लोरीन, तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। गोल्जी अपरेटस इज डिस्कवर्ड बाय। गोल्जी अपरेटस को किसने दरियाफ्त किया? कमीलो गोल्जी ने, डिडव ने, प्लाड ने, वाटसन ने। तो हमें यानी कि इस ट्रिक से पता चल रहा है गोल्जी अपरेटस, तो इसके नाम में भी गोल्जी आता है, तो करेक्ट आंसर है कमीलो गोल्जी। द बैक्टीरिया विच ग्रो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी जिंदा रह सकता है, यानी कि ग्रो कर सकता है, और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ग्रो कर सकता है? वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है, या ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ज़िंदा रह सकता है, ग्रो कर सकता है, और ऑक्सीजन अगर ना भी मौजूद हो तो तब भी ग्रो कर सकता है, और इसका नाम है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। इन्फेक्शियस पार्टिकल इज वायरॉन, पायरॉन, वायरान या नन? तो वायरॉन है करेक्ट आंसर। इन्फेक्शियस पार्टिकल हमेशा वायरॉन होते हैं। विच इज़ डोमिनेंट इन विच? हमने मेंडल के लॉ पढ़े थे और उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव को भी पढ़ा था। डोमिनेंट वो होता है जो गालिब है, रिसेसिव जो यानी कि जो अपनी खासियत इजहार नहीं कर सकता। तो ग्रीन पॉड भी नहीं था, येलो भी नहीं था, एक्सियल फ्लावर, राउंड सीड। इनमें करेक्ट आंसर है एक्सियल फ्लावर। ये जो एक्सियल फ्लावर है ये है डोमिनेंट करैक्टर फ्लावर में, और उसने ये तजर्बा भी किया। द बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह का होता है, ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी इनर मेम्ब्रेन, और इनके दरमियान में वो जगह है वो उसका पूछता है द बिटवीन दरमियान इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो चीज़ है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, क्रिस्टी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या ऑल? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। द फोटोन हैज़ हाई एनर्जी। किसी भी पार्टिकल की हाई एनर्जी को हम बयान कर सकते हैं उसकी वेवलेंथ से। अगर किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ जो है अगर वो बड़ी हो तो उसकी एनर्जी लार्ज हो, वेवलेंथ तो उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी। अगर किसी भी पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो छोटी है तो इसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। वो बात पूछ रहा है फोटोन हैज़ हाई एनर्जी। जो हाई एनर्जी फोटोन रखते हैं उनकी वेवलेंथ has large wavelength, has small wavelength, it will produce red light instead of blue, या कोई भी नहीं। तो हैज़ रखते हैं स्मॉल वेवलेंथ, हमेशा छोटी वेवलेंथ रखते हैं। हमारा 31 क्वेश्चन है हर्पीज कम्प्लेक्स एंड स्मॉल पॉक्स वायरसेस आर। हर्पीज कम्प्लेक्स और स्मॉल पॉक्स वायरसेस हार हैं, यानी कि इसमें आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगी कि स्मॉल पॉक्स और सिम्प्लेक्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स एंड स्मॉल पॉक्स, इसको आपने यहाँ याद करना है। सिंपल से एस ले लेना है, एंड से ए ले लेना है, और डी स्मॉल से ले लेना है एस,
और इसको हमने सास यानी कि एस से सिंपल एंड स्मॉल, सिंपलेक्स एंड स्मॉल। तो हर्पीज, सिंपलेक्स एंड स्मॉल पॉक्स वायरसेस आर हैं। इसमें आरएनए इन्वेल्प होता है, यानी कि किसी भी इनका आरएनए इन्वेल्प होता है या डीएनए इन्वेल्प होता है या कोई भी नॉन इन्वेल्प्ड होते हैं या प्रोटीन कोट जो वो इन्वेल्प होता है। तो इनका डीएनए जो होता है उसके गिर्द एक कोटिंग बन जाती है, वो इन्वेल्प हो जाता है, वो बंद हो जाता है। इसी तरह ये हर्पीज सिंपलेक्स और स्मॉल पॉक्स वायरसेस हमें डिजीज़ काज कर देती हैं इसी कोटिंग की वजह से, वरना हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसके डीएनए को तबाह कर दें, मार दें, ख़त्म कर दें। मेथड यूज टू रिमूव एक्सेस यूरिया फ्रॉम ब्लड। हम ब्लड से अगर हमारा जो किडनी है वो फेलियर हो गया है, हमें हमारा जो किडनी है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शन लेस हो गया है, तो हम ब्लड से जो यूरिया निकलवाने के लिए कौन सा मेथड करते हैं? हम सर्जरी के ज़रिए यूरिया निकालते हैं, लिथोट्रिप्सी के ज़रिए, डायलिसिस के ज़रिए या किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए। तो वो है डायलिसिस के ज़रिए हम किडनी से वो ब्लड से यूरिया को निकालते हैं। डायलिसिस के दो तरीके होते हैं, एक होमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, होमोडायलिसिस में मरीज़ का ब्लड जिस्म से बाहर साफ़ किया जाता है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में जो जिस्म का ब्लड है मरीज़ का ब्लड है, होमोडायलिसिस में मरीज़ का ब्लड बॉडी से बाहर साफ़ किया जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में मरीज़ का ब्लड उसके अब्डोमेन के अंदर ही साफ़ किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजनियस बेसिस यानी कि यूरिया और एक्सेस वाटर निकाल लिया जाता है। एक्सेस यूज़ ऑफ ग्रीन वेजिटेबल इज़ अ सोर्स ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर एक्सालोरिया, यूरीमिया, हाइपर टेंशन। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है ऑक्जालेट्स बहुत ज़्यादा। टमाटोज़ में भी जो टमाटोज़ होते हैं उनमें भी ऑक्जालेट की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो एक्सेस यूज़ ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा हैं तो ये वह ऑब्वियसली इनमें ऑक्सीलेट की मकदार ज़्यादा होगी, तो ये हमें हाइपर ऑक्जालोरिया कर देंगे अगर हमारे। और इसी तरह हमारे ब्लड में ऑक्जालेट की मकदार, इसकी डेफिनेशन ये है, हाई लेवल ऑफ ऑक्जालेट इन ब्लड इज़ कॉल्ड हाइपर ऑक्जालोरिया। अगर इसी तरह हमारे ब्लड में कैल्शियम की मकदार बढ़ जाए तो इसके कहते हैं हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज़ कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। कलर ऑफ बाइल पिगमेंट इज़, एक बाइल होता है जो हमारे लीवर से खारिज होता है और ये पिगमेंट होता है, वो पूछता है कि इसका कलर क्या होता है, इसका जो रंग है वो कैसा होता है, तो वो ग्रीन होता है, गोल्डन होता है, येलो होता है, ब्राउन होता है। द करेक्ट आंसर इज़ ग्रीन। बाइल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ये सब्ज रंग का एक पिगमेंट होता है जो लीवर से खारिज होता है। विच इज़ फॉलोइंग इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। एजेंट का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर ट्रांसफ़र कर देना। तो एजेंट इसका ट्राइपानोसोमा, सीसी फ्लाई, प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो। तो इसका करेक्ट आंसर है सीसी फ्लाई। लेकिन सीसी फ्लाई जो है ये ट्राइपानोसोमा एक कॉजेटिव एक डिजीज़ काज करने वाला ये ट्राइपानोसोमा एक, यानी कि ये हमारे जिस्म में ट्राइपानोसोमा को ऐड कर देते हैं और जिससे हमें स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ हो जाती है। और वो बात कर रहा है एजेंट, कॉजेटिव एजेंट की। एजेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो एक चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो ट्रांसफ़र तो सीसी फ्लाई करती है, लेकिन अगर वो पूछ ले कि काजिस, विच इज़ अ काज, ये काज है ट्राइपानोसोमा ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ की, लेकिन कॉजेटिव एजेंट है सीसी फ्लाई। ये अफ्रीका के लोगों में अक्सर मशहूर डिजीज़ हो गई थी। इस डिजीज़ में इंसान को नींद बहुत आती है और उसको थकन सी महसूस होती रहती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।